स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर बायोलॉजी के लेक्चर में आपको वेलकम करते हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 17 का टॉपिक प्लांट हार्मोन्स स्टार्ट किया था। 5 प्लांट के हार्मोन्स डियर स्टूडेंट्स हमारे सिलेबस में शामिल हैं। उनमें से पहले 3 प्लांट हार्मोन्स हमने इन डिटेल डिस्कस कर लिए थे, जिसमें ऑक्सिन शामिल है जिसका केमिकल नेम इंडोल एसिटिक एसिड है। इसके अलावा इसमें जिबरलिन्स शामिल हैं जो कि फंगल कल्चर से ऑब्टेन होते हैं, जिसको GA से भी एब्रीवेट कर सकते हैं, और साइटोकाइनिन। इन 3 प्लांट हार्मोन्स की डिटेल डियर स्टूडेंट्स हम पढ़ चुके थे। आज हम नेक्स्ट प्लांट हार्मोन स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड जो है ये प्लांट का वो हार्मोन है जिसके मोस्टली जो यूजेस हैं वो बाकी प्लांट हार्मोन्स के ऑपोजिट हैं। एब्सिसिक एसिड यानी मोस्टली जिन चीज़ों को बाकी प्लांट के हार्मोन्स प्रमोट करते हैं, एब्सिसिक एसिड उनको इनहिबिट करता है। इन अदर वर्ड्स यू कैन से दिस हार्मोन इज़ एन इनहिबिटरी हार्मोन। द अदर हार्मोन्स वो समहाउ किसी न किसी चीज़ की ग्रोथ को, इलांगेशन को ज़्यादा करते हैं। तो इसको पॉइंट वाइज इसका यूज़ देखते हैं। पहला यूज़ यही है इसका, नंबर 1 कि इट इनहिबिट ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड रूट। ये रूट की और स्टेम की ग्रोथ को इनहिबिट करने का काम करता है। और ये रूट प्लांट और रूट की और स्टेम की ग्रोथ को इनहिबिट कब करता है? ड्यूरिंग सम फिजियोलॉजिकल स्ट्रेसेस। कोई अगर इनको फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस देखना पड़ता है, और फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस क्या हो सकता है, जैसे कि वाटर लॉगिंग या इसके अलावा ड्राउट। अब इनका डियर स्टूडेंट्स क्या मतलब होता है? नंबर 1 वाटर लॉगिंग का क्या मतलब होगा? वाटर लॉगिंग का मतलब यह है कि इफ़ सॉइल बिकम्स सेचुरेटेड ऑफ वाटर, यानी सॉइल पार्टिकल और उनके इर्द गिर्द जितनी स्पेसेस हैं दे ऑल आर 100% सेचुरेटेड, कम्प्लीटली फिल्ड विद वाटर, तो इस कंडीशन को हम नाम देते हैं सेचुरेशन का। आपने देखा होगा कि किसी बड़ी प्लेन में, ओपन जगह में अगर छोटे छोटे होल्स बने हुए हैं, तो जिस जगह पे वाटर परमानेंटली रिटेन रहता है उसके इर्द गिर्द आपको वेजिटेशन प्लांट नज़र नहीं आते। उसका मतलब होता है कि वहाँ पर जो सॉइल है वो वाटर लॉग्ड है, और इस वाटर लॉगिंग की वजह से सॉइल वाटर के साथ सेचुरेटेड हो गई है। अब क्या होगा कि सॉइल के अंदर जितनी स्पेसेस थी दीज ऑल आर कवर्ड बाय द वाटर मॉलिक्यूल्स, तो अब इसका एनवायरनमेंट हो गया एनएरोबिक, और एनएरोबिक कंडीशंस के अंदर रूट की ग्रोथ, स्टेम की ग्रोथ रुक जाएगी। दूसरी कंडीशन जिसे हम कहते हैं ड्राउट। ड्राउट का मतलब होता है खुश्क साली, पानी की शदीद कमी को, एक्सट्रीम शॉर्टेज ऑफ वाटर को हम कहते हैं ड्राउट। यानी बारिशें बहुत कम हो रही हैं और पानी की शदीद कमी हो गई है, तो इस कंडीशन को कहा जाता है ड्राउट। तो एब्सिसिक एसिड वो प्लांट का हार्मोन है जो रूट की, स्टेम की ग्रोथ को रोक देता है, इनहिबिट कर देता है ड्यूरिंग द कंडीशंस ऑफ फिजियोलॉजिकल स्ट्रेसेस लाइक वाटर लॉगिंग एंड ड्राउट। अच्छा, इसके अलावा इसका नेक्स्ट फंक्शन ये है कि प्रमोट बड एंड सीड डोरमेंसी। बड प्लस सीड, इनको ये क्या रखता है? डोरमेंट रखता है। और डोरमेंट डियर स्टूडेंट इसका मतलब ये होता है कि कोई स्ट्रक्चर इनएक्टिव हो गया है, उसने ग्रोथ करना बंद कर दी है, उसमें ग्रोथ रुक गई है। जैसे नॉर्मली जब हम किसी सीड को किसी जगह पर रखते हैं, स्टोर करते हैं, तो वो सीड ग्रो नहीं कर पाते। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो सीड डेड हैं, उनके अंदर कोई एम्ब्रियो नहीं है, वो लिविंग हैं, मगर वो क्या हुए हुए हैं? डोरमेंट हुए हुए हैं, इनएक्टिव हुए हुए हैं। और फॉर अ ब्रीफ पे जब तक उनको यानी प्रॉपर कंडीशंस नहीं मिलती वो इनएक्टिव हो। तो अब एक बर्ड जिससे नया लीफ, नया सीड, नया फ्रूट, नया फ्लावर पैदा हो सकता था, वो डोरमेंट रहेगा एब्सिसिक एसिड की वजह से। सीड भी डोरमेंट रहेगा एब्सिसिक एसिड की वजह से। तो डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि मोस्टली प्लांट हार्मोन जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे वो सीड डोरमेंसी को ब्रेक करते हैं, यानी से जर्मिनेशन स्टार्ट करते हैं, और बर्ड डोरमेंसी को भी ब्रेक करते हैं, यानी बर्ड इनिशिएशन। मगर ये हार्मोन क्या कर रहा है? ये बर्ड और सीड की डोरमेंसी को प्रोलॉन्ग कर रहा है। इसके अलावा ये फ्लावरिंग को प्रमोट करता है शॉर्ट डे प्लांट्स में और इनहिबिट करता है लॉन्ग डे प्लांट में।
इट promote flowering in SDPs। SDPs हम प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं। इसका मतलब होता है शॉर्ट डे प्लांट्स, और जो सर्दियों में फूल देते हैं, जिनको फ्लावर्स पैदा करने के लिए छोटे दिन और लंबी रातों की ज़रूरत होती है। और वाइस वर्सा ये क्या करेगा, इट विल इनहिबिट फ्लावरिंग इन लॉन्ग LDPs। LDPs का मतलब होता है लॉन्ग डे प्लांट। अच्छा, ये इस फंक्शन के लिए ये एक प्लांट हार्मोन के एंटागोनिस्टिक है। उस प्लांट हार्मोन को कहा जाता है जिबरलिन, और ये जो फिनोमिना है, इस फिनोमिना का नाम है फोटोपीरियोडिज्म। तो अब डियर स्टूडेंट, आपने ये बात याद रखनी है कि फोटोपीरियोडिज्म में एब्सिसिक एसिड हार्मोन और दूसरा जिबरलिन हार्मोन इन्वॉल्व है। वहाँ हमने पढ़ा था जिबरलिन में कि वो रेड लाइट को सब्सटीट्यूट करता है, और एब्सिसिक एसिड जिस लाइट का सब्सटीट्यूट है वो है फार रेड लाइट। फार रेड लाइट वो होती है जिसकी वेवलेंथ 700 नैनोमीटर से अबव हो, या ज़्यादा वेवलेंथ वाली रेड लाइट को बोलते हैं फार रेड लाइट। जिसकी वेवलेंथ 700 से नीचे उसको जस्ट रेड लाइट बोल देते हैं। और एंटागोनिस्टिक टू जिबरलिन, इट इज एंटागोनिस्टिक टू जिबरलिन। ये जिबरलिन के एंटागोनिस्टिक है। तो फोटोपीरियोडिज्म में डियर स्टूडेंट एब्सिसिक एसिड प्रमोट फ्लावरिंग इन शॉर्ट डे प्लांट, जबकि जिबरलिन क्या करता है, शॉर्ट डे प्लांट्स में फ्लावरिंग को इनहिबिट करता है। और एब्सिसिक एसिड इनहिबिट फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट, जबकि जिबरलिन क्या करता है, लॉन्ग डे प्लांट में फ्लावरिंग को प्रमोट करता है। जिबरलिन रेड लाइट का सब्सटीट्यूट होता है, ये एब्सिसिक एसिड फार रेड लाइट का सब्सटीट्यूट होता है। इन डिटेल ये फोटोपीरियोडिज्म का टॉपिक डियर स्टूडेंट आप लोगों के चैप्टर नंबर 18 में आएगा, इससे नेक्स्ट वाले चैप्टर में, वहाँ पर आप इसकी ज़्यादा डिटेल स्टडी कर लेंगे। यहाँ पर आप बस इतना ही याद रख लें कि 3 किस्म के प्लांट हैं, शॉर्ट डे, लॉन्ग डे और DNPs, डे न्यूट्रल प्लांट। ऐसे प्लांट जो सर्दियों में फूल देते हैं, बाकी किसी मौसम में फूल नहीं देते, क्योंकि सर्दियों में दिन छोटे होते हैं, रातें लंबी होती हैं, इनको कहा जाता है शॉर्ट डे प्लांट्स। जो गर्मियों में फूल देते हैं, किसी और मौसम में फूल नहीं देते, उनको कहा जाता है LDPs, लॉन्ग डे प्लांट, क्योंकि गर्मियों में दिन लंबे होते हैं, रातें छोटी होती हैं। और जो किसी भी साल के मौसम में किसी भी टाइम में सर्दी गर्मी में फूल दे सकते हैं, उनको कहते हैं DNPs, डे न्यूट्रल प्लांट, यानी डे लेंथ का उनके ऊपर कोई असर नहीं होता। तो ये फिनोमिना जो है हम इन डिटेल चैप्टर नंबर 18 में पढ़ेंगे, मगर यहाँ पर क्योंकि इनका जिक्र आया है तो हमने उसको थोड़ा सा ब्रीफली देख लिया है। इसके बाद नेक्स्ट आता है जी कि ये प्रमोट सेनेसेंस, इट विल प्रमोट सेनेसेंस। और सेनेसेंस हम पिछले लेक्चर्स में बात कर चुके हैं कि किसे बोलते हैं, सेनेसेंस कह दें या एजिंग बोल दें, इसका मतलब एक ही होता है। और ये कहते हैं फॉलिंग ऑफ लीफ को, पत्ते झड़ जाने को बोलते हैं। तो बाकी जितने भी हार्मोन्स में हमने ये फंक्शन पढ़ा तो हमने देखा था कि वो फॉलिंग ऑफ लीफ को, सेनेसेंस को, एजिंग को डिले करते हैं। ये फॉलिंग ऑफ लीफ को प्रमोट कर रहे हैं। अच्छा, इसी तरह जो फ्रूट ड्रॉप होता है, फ्रूट ड्रॉप को कहते हैं एब्सिशन। ये एब्सिशन को भी प्रमोट करते हैं, दे प्रमोट एब्सिशन। एब्सिशन का मतलब होता है फ्रूट ड्रॉप, फलों का गिर जाना। अच्छा, फ्रूट ड्रॉप को प्रमोट करते हैं जिसकी वजह से फल जो हैं वो जल्दी दरख्त से नीचे गिर जाते हैं। अब इसका एक बेनिफिट भी है, ऐसे फल जो बहुत छोटे छोटे होते हैं जैसे कि बेरीज वगैरह, अब उनको एक एक करके दरख्त से पिक किया जाए तो उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट दरकार होती है। तो ऐसे पौधों में कमर्शियली एब्सिसिक एसिड को स्प्रे किया जाता है ताकि उनके जो फ्रूट्स हैं वो नीचे ड्रॉप हो जाएं और नीचे उनको किसी कैरियर के अंदर फिर कलेक्ट कर लिया जाता है। इस तरह जो बहुत ज़्यादा मेहनत और एफर्ट लगनी होती है एक एक करके फल को दरख्त से उतारने में, उससे बच जाते हैं। अच्छा, उसके बाद ये रोल प्ले करते हैं वाटर स्ट्रेस विल्टिंग के दौरान क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। जो ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा में रोल प्ले करता है वो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, साइटोकाइनिन है। दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इन कंडीशन ऑफ विल्टिंग की कंडीशन में। ये डियर स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो चैप्टर नंबर 14 में प्री फर्स्ट ईयर की क्लास में जो ट्रांसपायरेशन का टॉपिक है उसमें एक येलो बॉक्स है, वहाँ पर भी आपने पढ़ा था
कि जब टेम्परेचर बढ़ता है 40-45 से ऊपर चला जाता है तो प्लांट अपने स्टोमेटा क्लोज कर देते हैं। और उसकी जब हम रीज़न पढ़ते हैं तो उसकी रीज़न ये होती है कि वहाँ पर एक हार्मोन पैदा होता है जिसका नाम है एब्सिसिक एसिड, और ये पोटाशियम आयन की मूवमेंट को रोक देता है, जिसकी वजह से गार्ड सेल फ्लैसिड हो जाते हैं और स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। तो वो ये उसी बात का यहाँ पर जिक्र किया गया कि पानी की कमी के नतीजे में ये पोटाशियम आयन की मूवमेंट को रोक के स्टोमेटा को बंद करने का बाइस बनता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये फंक्शन है एब्सिसिक एसिड के फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस के दौरान, वाटर लॉगिंग के दौरान, ड्राउट के दौरान ये रूट की स्टेम की ग्रोथ को इनहिबिट करने का काम करता है, बड और सीड को डॉर्मेंट रखता है, इनकी भी ग्रोथ को रोकने का काम करता है, शॉर्ट डे प्लांट्स में फ्लावरिंग को प्रमोट करता है, लॉन्ग डे में इनहिबिट करता है। इस काम के लिए ये सब्सटीट्यूट है फार रेड लाइट का और एंटागोनिस्टिक है जिबरलिन के लिए। ये फॉलिंग ऑफ लीफ को प्रमोट करता है, फॉलिंग ऑफ फ्रूट को प्रमोट करता है, और विल्टिंग के दौरान, विल्ट कहते हैं मुरझाने को, यानी पानी की कमी के दौरान ये स्टोमेटा को बंद करने का रोल प्ले करता है। कमर्शियल एप्लीकेशन में इसका यही है, ये आप बुक से देख सकते हैं, मैंने बता दिया साथ, कि जब इसको किसी ट्री क्रॉप के ऊपर स्प्रे किया जाता है ताकि उससे फ्रूट ड्रॉप हो एट द एंड ऑफ द सीज़न, तो इससे वो बहुत ज़्यादा एफर्ट जो करनी पड़ती है एक एक फल को पिक करने से, दरख्त से, पौधे से, वो उससे बच जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इट वाज ऑल अबाउट द एब्सिसिक एसिड। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास हार्मोन डिस्कस करने हम जा रहे हैं, लास्ट वन है इस टॉपिक से रिलेटेड, वो है ईथीन। ईथीन भी कहते हैं इसको, इथाइलिन भी कहते हैं। ईथीन आप शायद इससे फेमिलियर भी हों, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ईथीन कह दें, फॉर्मूला भी हम इसका लिख लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ईथीन, ईथीन का जो सबसे फेमस यूज़ है डियर स्टूडेंट्स वो ये है कि ईथीन जो है ये प्लांट्स में फ्रूट राइपनिंग का काम करता है। जितने भी पीछे हमने हार्मोन देखे जैसे ऑक्सिन और जिबरलिन, ये फ्रूट सेट का काम करते हैं। वो प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि फ्रूट सेटिंग का मतलब होता है रिटेंशन ऑफ ओवरी, और ओवरी के साइज़ में बड़े होने को बोलते हैं फ्रूट ग्रोथ, और फल का पक जाना जो इसकी फाइनल स्टेज होती है राइपनिंग ऑफ फ्रूट, ये कॉज करता है ईथीन। बहरहाल इसके हम 1 बाय 1 फंक्शन स्टडी करते हैं। ये भी स्टेम की और रूट की ग्रोथ को इनहिबिट करता है ड्यूरिंग फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस, यानी इस काम के लिए ये एब्सिसिक एसिड की तरह काम करता है। इट विल इनहिबिट ग्रोथ ऑफ रूट प्लस स्टेम। इट विल इनहिबिट ग्रोथ ऑफ रूट प्लस स्टेम, और वो अगेन फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस के दौरान, जैसे टेम्परेचर सूटेबल नहीं है या कंडीशन कोई भी सूटेबल नहीं है, पानी की शदीद कमी है या पानी बहुत ज़्यादा है जिसको हमने कहा वाटर लॉगिंग हो जाती है। इफ़ सॉइल बिकम सेचुरेटेड ऑफ वाटर, इस कंडीशन को हम कहते हैं वाटर लॉगिंग। तो इसमें ये इनहिबिट कर देता है। इसके अलावा ये बड डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है। आप इस फंक्शन को यूं भी कह सकते हैं, प्रमोट बड इनिशिएशन, एक ही बात होगी ना, या प्रमोट बड इनिशिएशन, या यूं कह लें कि ब्रेक डॉर्मेंसी, ब्रेक बड डॉर्मेंसी। बड क्या होता है पहले भी बता चुके हैं आपको, वो स्ट्रक्चर जिससे कोई नया पत्ता, नई शाख, नया कोई रूट की ब्रांच वगैरह कुछ भी नया फ्लावर निकल सकता है, इसको हम बड कहते हैं। तो ये बर्ड्स को इनिशिएट करता है, यानी उनकी डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है, एक ही बात है। अच्छा, ये फ्लावरिंग प्रमोट करता है इन पाइनएप्पल, ये पाइनएप्पल के लिए इसका स्पेसिफिक फंक्शन है, प्रमोट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। इस तरह के फंक्शन डियर स्टूडेंट एमसीक्यूज में अक्सर आते हैं। जैसे अब ये पांचों में से आप देखें तो फ्लावरिंग को प्रमोट करना पाइनएप्पल में ये सिर्फ ईथीन का रोल ही है। जैसे क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा कराना विल्टिंग के दौरान ये सिर्फ एब्सिसिक एसिड का ही रोल है। अच्छा, इसी तरह फिर ये क्या करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट इनका फंक्शन है, दे आर इन्वॉल्व इन फ्रूट राइपनिंग। आपने किसी भी प्लांट हार्मोन पे पीछे ये फंक्शन नहीं पढ़ा
कि फ्रूट राइपनिंग, तो दे विल ईथीन का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये है कि ये फ्रूट राइपनिंग कॉज करता है। मैं फिर बता दूं डियर स्टूडेंट, फल 3 मरलों में बनता है। सबसे पहले फ्रूट सेट होता है, जिसका मतलब है फ्लावर के सारे पार्ट बेशक पौधे से झड़ जाएं, गिर जाएं, ओवरी शुड रिमेन अटैच विद द ट्री, दरख्त के साथ, पौधे के साथ, उसे रिटेंशन ऑफ ओवरी। फिर उस ओवरी का साइज़ में बड़े होते जाना, इसको फ्रूट ग्रोथ कहते हैं, सेकंड फेज़ है। और थर्ड फेज़ है उसका जायका, उसका कलर, उसके इंग्रेडिएंट, जो मतलब खाने के लिए तैयार फल होता है, राइपनिंग। तो राइपनिंग ऑफ फ्रूट कराना ये किसका रोल है? ईथीन का रोल है। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट इसकी कमर्शियल एप्लीकेशन के हवाले से भी पढ़ लेते हैं। एक तो वो इंड्यूस फ्लावरिंग पाइनएप्पल में करता है, वो हमने पढ़ लिया। तो आर्टिफिशियल सिंथेटिक इसको स्प्रे करते हैं पाइनएप्पल पे। स्टिमुलेट राइपनिंग ऑफ टोमेटोज़ एंड सिट्रस फ्रूट, कमर्शियल एप्लीकेशन में इसमें हम कहेंगे कि क्या है जी? फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। एक तो ये हो गया। इसके अलावा ये क्या करता है जी? फ्लावरिंग के अलावा राइपनिंग ऑफ फ्रूट, स्पेसिफिकली इस काम के लिए इसको किस पे इस्तेमाल करते हैं? टोमेटोज़ पे, जो बुक में बताए हैं, और सिट्रस फ्रूट। सिट्रस फ्रूट वो होते हैं जो कि रिच होते हैं विद सिट्रिक एसिड, जिसमें लेमन, ग्रेप्स, लेमन, ऑरेंज वगैरह ये इस तरह के फल शामिल होते हैं। तो इनमें इसको इस्तेमाल किया जाता है। और इसका एक कमर्शियल कंपाउंड है जिसको बोलते हैं इथीफोन। इसको अप्लाई किया जाता है, इथीफोन, कमर्शियली यूज कंपाउंड का नाम क्या है इसमें? इथीफोन। दिस compound is used to promote the release of latex in plant। जैसे रबड़ प्लांट जो होता है, रबड़ प्लांट का मतलब ये होता है कि ऐसा प्लांट जिसको जब कोई कट लगता है, कोई वुंड इंजरी लगती है, तो वहाँ से सैप का आउटफ्लो होता है, फ्लूइड बाहर निकलता है। उस फ्लूइड को हम नाम देते हैं लेटेक्स का। तो ये रबड़ प्लांट से लेटेक्स के फ्लो को बढ़ाता है इथीफोन। और उसकी वजह यह है कि इथीफोन जब अप्लाई किया जाता है तो इथीफोन रिलीज़ क्या करता है? ईथीन को। इथीफोन विल रिलीज ईथीन व्हेन इट इज़ अप्लाइड ऑन रबड़ प्लांट टू प्रमोट द फ्लो ऑफ लेटेक्स। तो डियर स्टूडेंट, ये सारे यूजेस हैं ईथीन के। ईथीन इनहिबिट ग्रोथ ऑफ द रूट एंड स्टेम, प्रमोट बड इनिशिएशन। इस बात को आप ऐसे भी कह सकते हैं ब्रेक डोरमेंसी, क्योंकि डोरमेंसी बड की ब्रेक होने का मतलब बड का इनिशिएट होना ही है। प्रमोट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, कमर्शियल एप्लीकेशन में भी है। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन राइपनिंग ऑफ फ्रूट कॉज करता है ये। कमर्शियल यूजेस में बात करें तो फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल प्रमोट करता है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट इन टोमेटोज़ एंड सिट्रस फ्रूट कॉज करता है। कमर्शियली यूज्ड मॉलिक्यूल का नाम इथीफोन है, जो कि ईथीन सप्लाई करता है, जो कि रबड़ प्लांट के अंदर लेटेक्स वो फ्लूइड होता है जो उसके कटेड वुंडेड पार्ट से आउटफ्लो होता है, तो उसके फ्लो को ये बढ़ाता है, बिकॉज ये प्रोवाइड करता है ईथीन। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा ये प्लांट हार्मोन का टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब इसमें शॉर्ट के हवाले से जो सवाल क्वेश्चंस आते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, और लॉन्ग के हवाले से भी। शॉर्ट क्वेश्चन में ज़्यादातर इनमें से ना पूछी जाती हैं किसी प्लांट हार्मोन की कमर्शियल एप्लीकेशन। जैसे अगर आपको कहा जाए कि ऑक्सिन की कमर्शियल एप्लीकेशन लिख दें, जिबरलिन की कमर्शियल एप्लीकेशन लिख दें, तो प्लांट हार्मोन में से किसी की आपको कमर्शियल एप्लीकेशन लिखने के लिए आ सकती हैं, ईथीन की। शॉर्ट क्वेश्चन मोस्टली इस तरह के आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में वैसे तो किसी भी प्लांट हार्मोन पर नोट लिखने के लिए आ जाता है, मगर ज़्यादातर जो हम देखते हैं कि बोर्ड में जो सवाल आए हैं वो ऑक्सिन और जिबरलिन के बारे में है, और उसमें से भी ऑक्सिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो बाकी MCQs वगैरह आ सकते हैं, वो मैंने आपको बताया भी। जैसे कौन सा प्लांट हार्मोन है जो स्टोमेटा को विल्टिंग के दौरान क्लोज करता है? एक ही है, एब्सिसिक एसिड। फोटोपीरियडिज्म में लॉन्ग डे प्लांट में फ्लावरिंग को प्रमोट कौन करता है? जिबरलिन। और शॉर्ट डे में प्रमोट कौन करता है? एब्सिसिक एसिड। स्टोमेटा की ओपनिंग क्लोजिंग कौन का कॉज करता है? साइटोकाइनिन कॉज करता है, कंट्रोल करता है। और फ्रूट ड्रॉप को कौन प्रमोट करता है? सारे इनहिबिट करते हैं, सिर्फ एब्सिसिक एसिड प्रमोट करता है। लीफ ड्रॉप को भी प्रमोट करता है। राइपनिंग ईथीन कॉज करता है। तो इस तरह के छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं ये MCQ के हवाले से आ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। और एनिमल्स में कोऑर्डिनेशन दो तरह से होती है।
कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। तो डियर स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन एनिमल्स में दो तरीक़ों से होती है। एक को हम बोलते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन और दूसरे को हम बोलते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन। वन इज़ द नर्वस कोऑर्डिनेशन, इट इज़ ब्रॉट अबाउट बाय नर्वस सिस्टम। तो वो कोऑर्डिनेशन जो नर्वस सिस्टम करवाएगा इसको हम कहेंगे नर्वस कोऑर्डिनेशन। चैप्टर का जो शुरू का हाफ है इसमें हमने सारा नर्वस कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ना है, न्यूरॉन्स, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन वगैरह और उनकी सारी जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये सारा नर्वस सिस्टम के बारे में। सेकेंड पार्ट में हम इस चैप्टर के पढ़ेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन इज ब्रॉट अबाउट बाय एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम वो होता है जो मुश्तमिल होता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स पर। इसकी स्टडी को एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स कह दें, एंडोक्राइन सिस्टम्स कह दें, एक ही बात है, या एंडोक्राइनोलॉजी कह दें, एक ही बात है। तो फर्स्टली हम इसमें जो स्टडी करने जा रहे हैं वो है नर्वस कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन की डियर स्टूडेंट्स एनिमल्स में दो टाइप्स हैं, नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन। प्लांट में सिर्फ केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है, नर्वस कोऑर्डिनेशन नहीं होती। तो पहले नंबर पर जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है नर्वस कोऑर्डिनेशन। डियर स्टूडेंट्स, नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है इज परफॉर्म्ड बाय, इसके तीन मेन कंपोनेंट्स हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन के। ऐसी कोऑर्डिनेशन जो नर्वस सिस्टम के ज़रिए होती है इसको हम बोलते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन। और नर्वस कोऑर्डिनेशन के तीन कंपोनेंट हैं। नंबर वन पर पहला इसका कंपोनेंट है रिसेप्टर, दूसरा इसका कंपोनेंट है न्यूरॉन और तीसरा इसका कंपोनेंट है इफेक्टर। तो डियर स्टूडेंट, नर्वस कोऑर्डिनेशन के तीन कंपोनेंट हैं, रिसेप्टर, न्यूरॉन और इफेक्टर। अब सबसे पहले नंबर पर अगर हम रिसेप्टर्स की बात करें तो रिसेप्टर उन सेल्स को, उन मॉलिक्यूल्स को या उन ऑर्गन्स को कहते हैं जो किसी स्पेसिफिक स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं। अब ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ स्टिमुलाई हमारी बुक में रिसेप्टर्स की कुछ टाइप्स का जिक्र किया गया है। जैसे हम लिखेंगे तो यहीं से आपको ये पता चलता चला जाएगा। फोटो रिसेप्टर, ये स्टूडेंट फोटो रिसेप्टर वो रिसेप्टर होंगे जो लाइट की वेरिएशंस को डिटेक्ट करते हैं। क्योंकि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं तो आप अपनी बुक में भी इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं कि फोटो रिसेप्टर को ही कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर। ये आइज़ में पाए जाते हैं और आइज़ के जिन सेल्स में ये पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं रॉड्स एंड कोन्स। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, वो रिसेप्टर जो किसी केमिकल स्टिमुलाई को डिटेक्ट करते हैं इन्हें हम कहते हैं कीमो रिसेप्टर्स। ये किसी केमिकल स्टिमुलाई को डिटेक्ट करते हैं, जैसे कि किसी चीज़ को आप स्मेल करते हैं, टेस्ट करते हैं, या आपकी बॉडी में कैल्शियम का लेवल है, ग्लूकोज का लेवल है, इस तरह किसी भी चीज़ का लेवल, किसी भी केमिकल स्टिमुलाई को डिटेक्ट करने के रिसेप्टर्स जो हैं, ऑक्सीजन का लेवल है, कार्बन डाइऑक्साइड का, ये सारे कीमो रिसेप्टर्स कहलाते हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट, जो टेम्परेचर की वेरिएशंस को डिटेक्ट करते हैं इनको हम कहते हैं थर्मो रिसेप्टर्स। ये टेम्परेचर की वेरिएशन को, कि टेम्परेचर कम हो गया है तो कोल्ड रिसेप्टर ज़्यादा हो गया तो हीट रिसेप्टर्स आ जाते हैं। इसके बाद जो किसी टच, प्रेशर, कांटेक्ट के मैकेनिकल स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं इनको हम कहते हैं मैकेनो रिसेप्टर्स। उसके बाद जो पांचवी और आखिरी टाइप है जो पेन की सेंसेशन को डिटेक्ट करते हैं इनको बोलते हैं नोकिसेप्टर्स। दे आर टू डिटेक्ट द सेंसेशन ऑफ पेन।
अब डियर स्टूडेंट, इनको नंबर वन बाय वन भी थोड़ा सा हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पहले नंबर पर हमने बात की है फोटो रिसेप्टर, फिर कीमो रिसेप्टर, थर्मो रिसेप्टर्स, मैकेनो रिसेप्टर्स एंड नॉकिसेप्टर्स। फोटो रिसेप्टर्स वो रिसेप्टर्स होंगे जो लाइट की वेरिएशंस को डिटेक्ट करेंगे, नंबर वन। इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर्स भी कहा जाएगा। ये आइज़ के रेटिना में जो सेल्स पाए जाते हैं, जिनमें कोन सेल्स जो कलर्स में फ़र्क करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, रॉड सेल्स जो लाइट की कम ज़्यादा वाइट लाइट को डिटेक्ट करते हैं, तो इनको हम बोलते हैं फोटो रिसेप्टर्स। कीमो रिसेप्टर्स जो किसी केमिकल स्टिमुलाई को डिटेक्ट करेंगे, और कीमो रिसेप्टर्स की एग्जांपल्स में डियर स्टूडेंट्स आते हैं स्मेल, टेस्ट, लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड, ऑक्सीजन, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड। और ये रिसेप्टर्स हमारी ब्रेन का एक पार्ट है जिसमें लोकेटेड होते हैं, इसको हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। ये एग्जांपल्स मैं नहीं लिख रहा, ये आप बुक से अपनी देख सकते हैं। तो कीमो रिसेप्टर की एग्जांपल्स क्या क्या हैं? स्मेल, टेस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड, ऑक्सीजन इन ब्लड, ग्लूकोज इन ब्लड, अमाइनो एसिड इन ब्लड, फैटी एसिड इन ब्लड। और कहाँ ये लोकेटेड हैं? ब्रेन का एक पार्ट है जिसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस में ये लोकेटेड है। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट आते हैं थर्मो रिसेप्टर्स में। ये वो रिसेप्टर्स हैं, नाम से पता चल रहा है, जो टेम्परेचर की वेरिएशंस को डिटेक्ट करते हैं। और थर्मो रिसेप्टर्स के बारे में लिखा गया है कि ये फ्री नर्व एंडिंग्स हैं। फ्री नर्व एंडिंग्स का मतलब ये होता है कि ये अभी न्यूरॉन्स पढ़ते हैं तो उसमें भी डिस्कस करेंगे कि इस तरह न्यूरॉन का कोई टर्मिनल एंड है और इसको किसी चीज़ ने एनक्लोज नहीं किया हुआ, ये इस तरह की फ्री नर्व एंडिंग्स हैं। तो फ्री नर्व एंडिंग्स होते हैं। अब इसमें एक बात याद रख लें कि जो कोल्ड रिसेप्टर्स हैं वो अलहदा हैं, जो वार्मथ रिसेप्टर्स हैं जो हाई टेम्परेचर को डिटेक्ट करते हैं वो अलहदा है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं जो हमने इसमें लिखा है तरतीब में हमारी आ रहा है मैकेनो रिसेप्टर, जो किसी मैकेनिकल स्टिमुलाई को डिटेक्ट करते हैं। और मैकेनो रिसेप्टर्स जो हैं इसकी फ्री नर्व एंडिंग्स भी हो सकती हैं इसमें, जैसे आपको बताया कि थर्मो रिसेप्टर्स की हैं। एक्सपेंडेड यानी ऐसी भी हो सकती हैं कि इनके ये जो टर्मिनल एंड्स हैं ये इस तरह से एक्सपेंडेड हों, फैले हुए हों फ्री की बजाय। और स्ट्रे STRAY का मतलब होता है स्कैटर्ड, बिखरी हुई नर्व एंडिंग्स भी हो सकती हैं। तो स्ट्रे नर्व एंडिंग्स हो सकती हैं, फ्री नर्व एंडिंग्स हो सकती हैं और एक्सपेंडेड नर्व एंडिंग्स हो सकती हैं मैकेनो रिसेप्टर की। अब इसकी एग्जांपल्स में क्या आते हैं? टच इसकी एग्जांपल में आता है, प्रेशर इसकी एग्जांपल में आता है, हेयरिंग इसकी एग्जांपल में आती है। आप लोगों को पता है कि जो आवाज़ की लहरें होती हैं, वेव्स होती हैं, वो मैकेनिकल वेव्स होती हैं। जब हवा आके हमारे कान के पर्दे से टकराती है तो वो फिर मिडल ईयर की बोन्स को पास होती है फ्रीक्वेंसी, वो फिर इनर ईयर, और इस तरह यानी ये वन बाय वन स्ट्रक्चरली पास होता है। मीडियम की ज़रूरत होती है जिनको, तो ये मैकेनो रिसेप्टर्स की एग्जांपल्स में आते हैं। नॉकिसेप्टर्स डियर स्टूडेंट्स वो होते हैं जो कि सेंसेशन ऑफ पेन को डिटेक्ट करने के लिए होते हैं। इनका बोर्ड में कई बार MCQ भी आया है कि विच टाइप ऑफ रिसेप्टर्स आर इन्वॉल्व टू डिटेक्ट द सेंसेशन ऑफ पेन, तो उनका नाम है नॉकिसेप्टर। इनको अनडिफ्रेंशिएटेड या फ्री नर्व एंडिंग्स भी आप इनको कह सकते हैं। अनडिफ्रेंशिएटेड मतलब कोई स्पेशल, कोई एक्सपेंडेड, कोई ट्विस्टेड, कोई स्पायरल नहीं है, अनडिफ्रेंशिएटेड है और फ्री नर्व एंडिंग्स हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम आते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन के सेकेंड कंपोनेंट पर। नर्वस कोऑर्डिनेशन का जो सेकेंड कंपोनेंट है ये है नर्व सेल या न्यूरॉन। ये नर्व सेल्स डियर स्टूडेंट्स 3 किस्म के होते हैं। इनमें जो नर्व सेल की पहली टाइप है इसको हम नाम देते हैं सेंसरी न्यूरॉन का। फिर उसके बाद दूसरी टाइप को हम नाम देंगे सेंसरी न्यूरॉन। इसके बाद जो न्यूरॉन की दूसरी टाइप होगी, इसके काफ़ी सारे नाम यूज़ किए जाते हैं। इनको कहा जाता है इंटर न्यूरॉन, या इनको कहा जाता है रिले न्यूरॉन, या इनको कहा जाता है इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स, या इनको बोला जाता है एसोसिएटेड।
तो नाम तो ये 3-4 हैं मगर इनका मतलब सबका एक ही है। ये सेकंड टाइप है न्यूरॉन्स की। तो इंटर न्यूरॉन कह दें, रिले न्यूरॉन कह दें, इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स कह दें, एक ही बात है। तो सेकंड टाइप ऑफ न्यूरॉन जो है वो ये है। इसके बाद आती है थर्ड टाइप ऑफ न्यूरॉन। जो थर्ड टाइप ऑफ न्यूरॉन है इसको कहा जाता है मोटर न्यूरॉन। अब इस सेंसरी और मोटर को एक और नाम भी दिया जाता है। सेंसरी न्यूरॉन को कहा जाता है एफेरेंट और मोटर न्यूरॉन को कहा जाता है इफेरेंट। अब डियर स्टूडेंट्स देखें, ये एरोज ही हमें सजेस्ट कर रहे हैं वो न्यूरॉन्स जो रिसेप्टर से मैसेज को कन्वे करते हैं, जो रिसेप्टर से मैसेज को कन्वे करते हैं टू दी इंटर न्यूरॉन्स, उनको हम कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन। और डियर स्टूडेंट्स, ये जो इंटर न्यूरॉन्स हैं ये मिलकर बनाते हैं CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें दो चीज़ें शामिल होती हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। यानी आप यूँ कह लें कि ब्रेन में कौन से न्यूरॉन्स हैं, इंटर रिले एसोसिएटिव न्यूरॉन्स हैं। स्पाइनल कॉर्ड में भी कौन से हैं, यही वाले। क्योंकि ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कौन सी नर्वस सिस्टम है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बनाने वाले न्यूरॉन्स को हम कहते हैं इंटर न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन, इंटरमीडिएट न्यूरॉन या एसोसिएटिव न्यूरॉन। और इसमें दो पार्ट्स इंक्लूड होते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब वो न्यूरॉन जो कैरी करते हैं मैसेज मतलब नर्व इम्पल्स टूवर्ड्स CNS, एफरेंट इसीलिए कहा गया बिकॉज दे कैरी नर्व इम्पल्स टूवर्ड्स CNS, इसलिए इनको हम कहते हैं एफरेंट न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन। फिर उसके बाद जो CNS से अवे लेके जाएंगे, अवे फ्रॉम CNS, और उनको कहा जाएगा मोटर न्यूरॉन। क्योंकि ये अवे फ्रॉम CNS मैसेज लेके जाते हैं इसलिए इन्हें ये ई से जो इफरेंट लिखते हैं वो भी बोला जाता है। अब ये मैंने रेड कलर में इसीलिए लिखे हैं क्योंकि ये दोनों न्यूरॉन मिलकर एक और नर्वस सिस्टम की ब्रांच बनाते हैं जिसको हम आगे चल के इन डिटेल पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं PNS। यानी NS एब्रीवेशन है नर्वस सिस्टम की, उसकी दो हिस्से हैं। एक उसका पार्ट है CNS जिसका फुल नेम है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें दो चीज़ें शामिल हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड। CNS को बनाने वाले ये न्यूरॉन्स हैं। ये मुख्तलिफ नाम नहीं है, एक ही चीज़ के मुख्तलिफ नाम हैं। इंटर न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन, एसोसिएटिव और इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स, ये इनके नाम। जो कैरी कर रहे हैं मैसेज टूवर्ड्स दिस इंटर न्यूरॉन यानी CNS, वो सेंसरी हैं। जो अवे लेके जा रहे हैं वो मोटर हैं। ये सारे मोटर न्यूरॉन और सारे सेंसरी न्यूरॉन CNS के बाहर हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बाहर हैं। तो ऑल द न्यूरॉन्स विच लाई आउटसाइड द CNS ऐसे कह दें, या ऑल द सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स दे विल मेक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। आगे चल के हम इनकी डिटेल्स को डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब मोटर न्यूरॉन्स क्या होते हैं? ये CNS से तो मैसेज अवे लेकर जाते हैं, मगर मैसेज लेकर किसके पास जाते हैं? ये उन ऑर्गन के पास मैसेज लेकर जाते हैं जिस पर रिस्पॉन्स अपीयर होना है, जिस पर रिस्पॉन्स अपीयर होगा। और नर्वस कोऑर्डिनेशन में इफेक्टर का रोल दो ही चीज़ें प्ले करती हैं। एक हैं मसल्स और दूसरे हैं ग्लैंड। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होकर रिस्पॉन्ड करते हैं जबकि ग्लैंड्स सिक्रीशन पैदा करके रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे स्वेट ग्लैंड स्वेटिंग कर रहे हैं तो उनका रिस्पॉन्स है, स्लाइवरी ग्लैंड स्लाइवा पैदा कर रहे हैं, टीयर ग्लैंड टीयर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारे बाजू मूव कर रहे हैं, टांगे मूव कर रही हैं, तो इनके मसल्स को नर्व इम्पल्स मिली है तो ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। तो मसल्स ऑलवेज रिस्पॉन्ड बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड ग्लैंड्स ऑलवेज रिस्पॉन्ड बाय देयर सिक्रीशन, एंड मसल्स एंड ग्लैंड्स आर नोन एज इफेक्टर। और डेफिनेशन के एतबार से अगर हम कहें कि इफेक्टर्स क्या होते हैं, दोज ऑर्गन्स ऑन विच रिस्पॉन्स अपीयर, वो ऑर्गन्स जिनके ऊपर रिस्पॉन्स अपीयर होता है इनको कहा जाता है इफेक्टर्स बोला जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, नर्वस कोऑर्डिनेशन, आपका कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स की आपने देखा दो टाइप्स हैं,
Nervous coordination is brought about by nervous system, chemical coordination is brought about by endocrine system, जिसको आप endocrine glands भी बोल सकते हैं, और इनकी स्टडी को endocrinology कहा जाता है। इसके बाद हम जो पहले नंबर पर पढ़ने जा रहे हैं वो नर्वस कोऑर्डिनेशन है। नर्वस कोऑर्डिनेशन के हमने देखा 3 कंपोनेंट हैं। पहला कंपोनेंट है इसका रिसेप्टर, दूसरा कंपोनेंट है इसका न्यूरॉन, और तीसरा कंपोनेंट है इसका इफेक्टर। रिसेप्टर वो सेल्स होते हैं या ऑर्गन्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं जो स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं। अब इनकी टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ स्टिमुलाई, जैसे कि फोटो रिसेप्टर, जिनका अदर नेम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर्स है। रॉड्स और कोन्स में आइज़ के ये पाए जाते हैं। कीमो रिसेप्टर केमिकल स्टिमुलाई को डिटेक्ट करते हैं, स्मेल, टेस्ट, लेवल ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज, फैटी एसिड, अमाइनो एसिड इन ब्लड को डिटेक्ट करते हैं। ब्रेन का पार्ट हाइपोथैलेमस, उसमें कीमो रिसेप्टर लोकेटेड है। थर्मो रिसेप्टर टेम्परेचर की वेरिएशंस को डिटेक्ट करते हैं, फ्री नर्व एंडिंग्स पर मुश्तमिल होते हैं। कोल्ड रिसेप्टर लैदा होते हैं, वार्मथ रिसेप्टर लैदा होते हैं। मैकेनिकल स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं, जैसे कि हेयरिंग, जैसे कि टच, प्रेशर। 3 किस्म की नर्व एंडिंग्स होती हैं, फ्री, एक्सपेंडेड और स्ट्रे नर्व एंडिंग्स। नॉकिसेप्टर अनडिफरेंशिएटेड या फ्री नर्व एंडिंग्स होती हैं फॉर पेन। तो पहला पार्ट तो हो गया रिसेप्टर। अब उसके बाद दूसरा कंपोनेंट है न्यूरॉन्स। 3 किस्म के न्यूरॉन है, सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन। Those neurons which carry nerve impulse from the receptor to the central nervous system are known as sensory neuron because they carry nerve impulse towards CNS. That is why they are known as afferent neuron. A से लिखना है इसको। Those neurons which will form the CNS like brain and spinal cord, they are known as interneuron, relay neuron, intermediate neuron and associative neuron. अब यहाँ पर आप इस नाम का मतलब भी देख सकते हैं। वो न्यूरॉन जिसने सेंसरी और मोटर न्यूरॉन को आपस में लिंक किया हुआ है वो इंटरमीडिएट है, रिले या एसोसिएटिव है। और अब आ जाते हैं तीसरे मोटर न्यूरॉन पर, विच कैरी नर्व इम्पल्स फ्रॉम द CNS टू द इफेक्टर, यानी अवे फ्रॉम CNS, इसलिए इनको कहा जाता है इफरेंट न्यूरॉन्स। ये जो रेड में हमने लिखा है सेंसरी और मोटर, ये मिलकर बनाते हैं PNS। PNS का फुल नेम होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये आगे चल के हम इन डिटेल पढ़ेंगे। ऑल द न्यूरॉन्स विच लाई आउटसाइड द CNS, तो वो यही होते हैं। सेंसरी न्यूरॉन CNS के बाहर हैं, मोटर न्यूरॉन भी CNS के बाहर हैं। तीसरा कंपोनेंट डियर स्टूडेंट्स आता है इफेक्टर्स का। और इफेक्टर्स जो हैं ये वो ऑर्गन्स होते हैं जिनके ऊपर रिस्पॉन्स अपीयर होता है। और नर्वस कोऑर्डिनेशन में 2 चीज़ें ही रोल प्ले करती हैं इफेक्टर्स का, जिसमें आते हैं मसल्स जो कि कॉन्ट्रैक्ट होकर रिस्पॉन्ड करते हैं, और ग्लैंड्स आते हैं जो कि सिक्रीशंस पैदा करके रिस्पॉन्ड्स करते हैं। तो ये डियर स्टूडेंट्स नर्वस कोऑर्डिनेशन और उसके कंपोनेंट्स थे। तो आज के लेक्चर को हम इसी में वाइंड अप करते हैं, यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आज के लेक्चर में जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं उसमें हमने 2 प्लांट हार्मोन्स पढ़े हैं लास्ट के, एब्सिसिक एसिड और ईथीन। उसके बाद हमने नर्वस कोऑर्डिनेशन इन एनिमल स्टार्ट किया, और उसके 3 कंपोनेंट हमने अभी डिस्कस किए हैं, रिसेप्टर, न्यूरॉन और इफेक्टर्स के बारे में हमने डिस्कस किया। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।